नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशन यानी प्रवास की अवधारणा। ये टॉपिक झारखंड पीजीटी, बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, राजस्थान रीट, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में, एमपीपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में और साथ ही साथ यूजीसी नेट की परीक्षा में भी एक अहम टॉपिक है। ठीक है? तो आपके सिलेबस में प्रवासन लिखा होता है, प्रवास लिखा होता है या पलायन लिखा होता है। तो अलग-अलग टॉपिक में अलग-अलग संदर्भों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। इस टॉपिक में काफ़ी गहराई है और काफ़ी सिद्धांत वाले प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। तो टॉपिक का नाम है प्रवास की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशन के बारे में। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिएगा। ठीक है? कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछिए। ठीक है? चलिए, यूपी पीजीटी का एग्जाम आपका 16 अक्टूबर को है, घबराने वाली बात नहीं है। 20 तारीख से टेस्ट शुरू हो रहे हैं। यूपी पीजीटी हर एग्जाम के अलग-अलग होंगे। ऐसा नहीं कि कॉमन टेस्ट होगा सबका। जिन लोगों ने अलग-अलग बैच लिए हैं, झारखंड का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, राजस्थान पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का अलग होगा। सबके टेस्ट पेपर अलग-अलग होंगे, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है? कल याद रखिए, आज है 14 तारीख। कल 15 तारीख को आपको टाइम टेबल जारी कर दी जाएगा, कौन-कौन सा टेस्ट आपका कब-कब होगा। कोई समस्या है इसमें? तो घबराने वाली बात नहीं है, आराम से तैयारी कीजिए और आपका नोट्स तो आपको तैयार है ही पहले से। चलिए, निशिकांत जी धन्यवाद। गुड आफ्टरनून। ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर में और आज हम 3 लेक्चर कवर करेंगे। तीनों के टॉपिक आपको मालूम हो चुके होंगे, नोटिफिकेशन आ चुका है। सबसे पहला टॉपिक हमारा है प्रवास की अवधारणा। तो प्रवास क्या है? पहले इसके अर्थ को समझते हैं, माइग्रेशन होता क्या है? जब भाई कोई व्यक्ति क्या होता है, जब किसी व्यक्ति या कोई समूह का, ऐसा नहीं कि प्रवास कोई समूह करेगा, समुदाय करेगा तभी प्रवास होगा, नहीं। एक व्यक्ति भी कर सकता है, परिवार भी कर सकता है। जब कोई व्यक्ति या उसका परिवार या उसका समूह एक भौगोलिक स्थान से दूसरे भौगोलिक स्थान की ओर स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर क्या करता है, अपने निवास स्थल को परिवर्तित कर लेता है, तो इसे कहा जाता है प्रवास। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए आपके मथुरा से दिल्ली जा रहा है डेली जॉब करने के लिए, तो उसे प्रवास नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो रहता नहीं वहां पर। लेकिन एक व्यक्ति स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर, यानी कि 1.5 से 2 साल 3 साल किसी जगह पर रहता है अपने मूल स्थान से या अपने पिछले निवास स्थल से अलग हटकर, तो उसे कहा जाता है प्रवास। तो प्रवास का मतलब क्या हुआ? एक प्रकार से भौगोलिक परिवर्तन है। ये भौगोलिक परिवर्तन आपके मूल जन्म स्थान से भी हो सकता है या पिछली अवधि में आप जहां पर रह रहे थे। मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 साल से बेंगलुरु में रह रहा था, फिर उसका ट्रांसफर नोएडा हो गया, वो 2 साल नोएडा में रहने लगा, फिर 2-3 साल बाद उसका ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं, इसका मतलब उसका भौगोलिक स्थल बार बार बदलता जा रहा है, परिवर्तित हो रहा है, यानी वो क्या हो गया, वही प्रवासी हो गया। यानी किसी व्यक्ति या समूह का जब भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र की ओर स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर निवास स्थल बदल जाता है, उसका गमन हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर वो प्रस्थान करता है, इसी को कहा जाता है प्रवास। ठीक है? तो प्रवास एक अपने आप में क्या है, व्यापक शब्द हो गया, जो लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन को दर्शाता है। क्लियर यहां तक? तो एक व्यक्ति का प्रवास भी प्रवास कहलाएगा, एक परिवार का प्रवासन भी प्रवास कहलाएगा और एक समूह का भी प्रवास हो सकता है, उसको भी हम प्रवासन की श्रेणी में काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ बात आती है कि ये प्रवास कैसा होता है? क्या कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से करता है या मजबूरी वश करता है? तो प्रवासन या प्रवास, माइग्रेशन स्वैच्छिक भी हो सकता है, ठीक है, और एक प्रकार से अनैच्छिक भी हो सकता है। यानी एक हो सकता है कि मजबूरी वश करना पड़ रहा हो, जैसे देखिए उत्तराखंड में अभी हाल फिलहाल या हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई, बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड हुआ। तो जो धरोली गांव है, ये पूरा का पूरा तबाह हो गया। ठीक है, 5 अगस्त को जो घटना घटी थी, 5 या 6 अगस्त को। तो ऐसी स्थिति में वहां पे रहने वाले जो मूल निवासी, जो बचे हुए लोग होंगे, ठीक है, उनको अब प्रस्थान करना ही पड़ेगा, मजबूरी में वहां से अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह निवास करना पड़ेगा। या 2023 में देखिए बड़े पैमाने पर जोशीमठ में, ठीक है, जो पहाड़ नीचे की ओर धड़क रहा था, नीचे की ओर मूव कर रहा था डाउन साइड की तरफ, तो वहां पे मकानों में क्रैक आ गए थे, तो लोगों को अपने मजबूरी अपने मकान छोड़ना पड़ा।
तो वो स्वैच्छिक भी हो सकता है और अनैच्छिक भी हो सकता है, आपकी मजबूरी वर्ष भी प्रवास हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। चलिए, तो यहाँ से मालूम पड़ गया कि प्रवास है क्या? प्रवास एक प्रकार से भौगोलिक परिवर्तन है, जो स्थायी या अस्थायी तौर पर होता है, जो स्वैच्छिक और अनैच्छिक भी हो सकता है और जिसमें कहीं न कहीं एक व्यक्ति का भी हो सकता है, परिवार का भी हो सकता है और पूरे समूह का भी हो सकता है। तो पहली बात तो हमने प्रवास के अर्थ को समझा, ठीक है? अब आता है इसकी परिभाषाओं को लेकर। तो यूनाइटेड नेशन ने 1993 में प्रवासन की जो परिभाषा तय की है, वो बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है। कभी-कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं अवधारणा से जुड़े प्रश्न। तो संयुक्त राष्ट्र की यूनाइटेड नेशन की 1993 की जो परिभाषा है, वो क्या कहती है? ये परिभाषा ये कहती है कि जब कोई व्यक्ति अपने सामान्य निवास स्थान से हटकर कम से कम 12 माह यानी कम से कम 1 साल या उससे अधिक समय तक दूसरे स्थान पर रहकर जाकर रहता है, तो इस प्रक्रिया को हम प्रवास कहेंगे। यानी कोई व्यक्ति गया 3 महीने के लिए दिल्ली में रहा, 3 महीने से अलग हट के अमृतसर चला गया, फिर वहां से जयपुर चले गया, तो इसको प्रवास नहीं कहेगा यूनाइटेड नेशन की परिभाषा के अनुसार। क्यों? क्योंकि कम से कम 12 माह यानी कम से कम 1 साल या इससे अधिक समय तक अगर कोई व्यक्ति अपने जिस निवास स्थल पर रह रहा था, वहां से अलग हटकर कोई दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाए और वहां कम से कम 12 महीने या इससे अधिक समय तक रहे, तब उसे हम प्रवास कहेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो इस परिभाषा में क्या आ गया? न्यूनतम 12 माह की बात हो रही है। ठीक है, भारतीय जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि अपने जन्म स्थान से या पिछले निवास स्थल से जहां पर वो रह रहा था अलग हटकर किसी अन्य स्थान पर जाकर निवास करने लगता है, जाकर रहने लगे, निवास करने लगे, ये नहीं कि गया और 3 दिन में वापस आ गया, वहां जाकर स्थायी तौर पर निवास करने लगे, तो इसे हम भारतीय जनगणना के अंतर्गत प्रवास कहेंगे। क्लियर यहाँ तक? तो यहाँ पे 2 शब्द आ गए, जन्म स्थान से या पिछले निवास स्थल से। जरूरी नहीं है कि अगर आप जहां बर्थ प्लेस है वहां से अलग हट के जाकर रहते हैं तो ही प्रवास होगा, ऐसा नहीं है। आप अपने बर्थ प्लेस से 5 साल पहले गए थे और 5 साल पहले किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। आने वाले 5 सालों में आप वहां से भी हटकर दूसरी जगह पर चले गए। यानी जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका जन्म स्थान से ही माना जाएगा प्रवास को, आपका पिछला निवास स्थल से भी प्रवास की गणना की जा सकती है। इसके अलावा किंग्सले डेविस क्या कहते हैं? किंग्सले डेविस यह कहते हैं कि प्रवास लोगों का अपेक्षाकृत स्थायी गमन है। ये परमानेंट, ठीक है, क्या है? माइग्रेशन है, गमन है वहां तक, जो राजनीतिक रूप से क्या होता है? जो राजनीतिक सीमाओं को पार करता है। यानी एक व्यक्ति की जो राजनीतिक सीमा होती है, क्योंकि किंग्सले डेविस ने देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के विषय में यह परिभाषा दी है। यानी कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए भारत से निकलकर कनाडा में शिफ्ट हो जाए, तो भारतीय राजनीतिक सीमाओं से निकलकर वो कनाडा की राजनीतिक सीमा में प्रवेश कर गया। इसी कारण से किंग्सले डेविस ने राजनीतिक सीमाओं से पार जाने को प्रवास की संज्ञा दी है। यानी किंग्सले डेविस की परिभाषा अंतरराष्ट्रीय प्रवास से जुड़ी हुई है। तो यूनाइटेड नेशन क्या कहता है? भारतीय जनगणना का डेटा की परिभाषा क्या है और किंग्सले डेविस की परिभाषा क्या है, ये स्पष्ट होना चाहिए। क्लियर है? तो भारतीय जनगणना की परिभाषा से 2 बातें क्लियर हो गई कि जन्म स्थान से अलग हटकर स्थायी निवास बदलना, ये भी प्रवास है, या पिछले निवास स्थल से अलग हटकर परिवर्तित होकर नया स्थान पर जाकर निवास करना, ये भी प्रवास है। और यूनाइटेड नेशन की परिभाषा के अनुसार कम से कम 12 महीने या इससे अधिक समय तक अगर आप अपने मूल स्थान से या पिछले निवास स्थल से अलग हटकर निवास कर रहे हैं, तो इसे प्रवास माना जाएगा। तो बड़ी आसान परिभाषाएं हैं और परिभाषाओं से ही चीजें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाते हैं। ठीक है? कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछिए। तो प्रवास की परिभाषा क्लियर हो गई। अब आते हैं, ठीक है भाई, पीटर एबेल ने क्या कहा? पीटर एबेल की परिभाषा क्या है? 1979 में इन्होंने परिभाषा दी कि प्रवास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति या समूह पर्याप्त अवधि के लिए अपने निवास स्थल को बदलता है। यानी यहाँ पे पहली परिभाषा के डिकोड करें तो यहाँ इसका मतलब यह हुआ कि प्रवास अकेला भी हो सकता है, एक व्यक्ति भी प्रवास कर सकता है, उसका पूरा समूह, उसका पूरा परिवार भी प्रवास कर सकता है। और दूसरी बात है पर्याप्त अवधि। अब ये पर्याप्त अवधि हर संदर्भ में अलग अलग होती है, भारत सरकार के संदर्भ में अलग होगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन की परिभाषा में कम से कम 12 महीने को पर्याप्त अवधि माना गया है। क्लियर यहां तक? तो ये हो गया परिभाषा के संदर्भ में। अब बात आती है प्रवासन को लेकर जो विभिन्न विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। ठीक है, पहली बात तो ये कि जिससे हम भारत की बात करें तो भारत में प्रवासन की 4 धाराएं हैं।
यानी चार धाराएं, क्या मतलब क्या हुआ? गांव से गांव की ओर प्रवास, गांव से शहरों की ओर प्रवास, शहरों से शहरों की ओर प्रवास। ऐसी कुल मिलाकर कितनी धाराएं हैं? तो भारत में प्रवासन की चार धाराएं हैं। अब ये चार धाराएं कौन सी हैं? शहर से ग्रामीण, शहर से शहर, ग्रामीण से शहर और ग्रामीण से ग्रामीण। यहीं से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी, लेकिन बेसिक क्वेश्चन मालूम होना चाहिए कि भारत में प्रवासन की चार धाराएं कौन सी हैं। तो एक गांव से दूसरे गांव में ये भी प्रवास हो सकता है, शहर से गांव में ये भी प्रवास है, गांव से शहर में ये भी प्रवास है, और शहर से शहर में ये भी प्रवास है। ये प्रवास की चार धाराएं भारत में प्रचलित होती हैं। ये पहली विशेषता क्लियर हो गई। दूसरा, प्रवास स्थायी, अस्थायी और दैनिक प्रकृति का भी हो सकता है। वैसे देखा जाए तो दैनिक प्रकृति को प्रवास की श्रेणी में परिभाषा में नहीं गिना जा सकता यूनाइटेड नेशन की परिभाषा के अनुसार, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा बहुत से लोग अप डाउन करते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में। नोएडा से काम करने जा रहे हैं दिल्ली, या फरीदाबाद से काम करने जाते हैं दिल्ली, गाजियाबाद से काम करने जाते हैं दिल्ली। तो एक राज्य से वो केंद्र शासित प्रदेश में जाते हैं डेली, या बहुत से लोग 30, 35, 40, 50 किलोमीटर का डेली अप डाउन करते हैं किसी जगह पर। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो सकता है? उसको दैनिक प्रकृति का प्रवास में गिना जाता है। तो प्रवास स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है और दैनिक प्रकृति का भी हो सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से प्रवास कर सकता है, कोई व्यक्ति मजबूरीवश प्रवास भी कर सकता है। तो ये तीसरी विशेषता हो गई। तो पहली विशेषता प्रवास की क्या है कि भारत में प्रवास की चार धाराएं देखने को मिलती हैं। दूसरा, प्रवास स्थायी, अस्थायी और दैनिक प्रकृति का हो सकता है। और तीसरा, प्रवास स्वैच्छिक भी हो सकता है और मजबूरीवश भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय जनगणना में की बात करें, विशेषताओं की बात चल रही है, अभी याद रखिएगा। तो भारतीय जनगणना की बात करें तो दो प्रकार के प्रवास की बात की गई है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा करी थी। अगर आप अपने जन्म स्थान से प्रवास करते हैं तो एक प्रकार का प्रवास हुआ, और दूसरा, आप अपने अंतिम निवास स्थल से कहीं जगह पर माइग्रेट करते हैं तो ये भी एक प्रवास हुआ। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? प्रश्न ये बन सकता है कि भारतीय जनगणना में प्रवास के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो भारतीय जनगणना में प्रवास के दो प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार क्या है? जन्म स्थान के आधार पर, यानी कोई व्यक्ति अपना मूल स्थान को छोड़ता है, जन्म स्थान को, बर्थ प्लेस का अलग हटकर किसी दूसरी जगह पर जाकर स्थायी निवास करता है। ये एक पहला प्रकार है। दूसरा, पिछले निवास स्थल से अगर आप कहां गए, यानी एक व्यक्ति ने गांव से शहर में आया, फिर शहर से दूसरे शहर में चला गया, यानी पिछले निवास स्थल से आप किस जगह पर माइग्रेट किया है आपने, ये भी प्रवास का प्रकार माना जाता है। भारतीय जनगणना के अनुसार दो प्रकार के प्रवास हैं, जन्म स्थल से और पिछले निवास स्थल से। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तीसरा, मैं अगली चौथी विशेषता, तीन विशेषताएं हो गई। चौथी विशेषता कि प्रवासन की प्रकृति में आंतरिक और बाह्य दोनों कारक मौजूद होते हैं। यानी हो सकता है कि व्यक्ति अपने ही देश में प्रवास करे, हो सकता है कि व्यक्ति अपने देश से अलग हटकर दूसरे देश में जाकर भी प्रवास करता है। ठीक है, याद रखिए। तो यानी प्रवास अंतर्राज्यीय भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। तो ये भी प्रवास का प्रकार आपकी विशेषताओं में से एक है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो प्रवास की कई बेसिक विशेषताएं मालूम होनी चाहिए कि प्रवास होता क्या है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि बहुत से लोग समझते हैं कि एक व्यक्ति, एक परिवार ने अगर पलायन किया है, एक जगह से दूसरी जगह शहर में जाकर शिफ्ट हो गया है, तो इसे प्रवास कौन कहेंगे? ऐसा नहीं है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो समूह हो, चाहे वो परिवार हो, सबको प्रवासन की श्रेणी में ही काउंट किया जाएगा। दूसरा, हमेशा विवाद रहा है समाजशास्त्रियों में कि प्रवासन की अवधि को कितना गिना जाए। इसलिए किसी भी अवधि पर पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त अवधि पर अभी भी एक सहमति नहीं बनी है। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने अपनी सहमति से इसे क्या माना कि कम से कम 12 महीने की बात होती है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, वो ये क्लियर होने चाहिए प्रवासन की अवधारणा को पढ़ने के दौरान। अब बात आती है, कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, कभी कभी डेटाबेस क्वेश्चन आते हैं। तो भाई, प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद होती है, इस परिषद ने कहा, 2023 का डेटा है ये, तो इस परिषद के अनुसार 2023 तक भारत में प्रवासियों की कुल संख्या कितनी है? 40.20 करोड़ है, यानी 40 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं भारत में प्रवासी हैं। तो 2011 की जनगणना में ये संख्या कितनी थी? 45.57% थी। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार बात हम करें, माफ कीजिएगा, 2011 की जनगणना की बात करें तो ये भारत में प्रवासियों की संख्या 45.57 थी, यानी 45 करोड़ 57 लाख लोग प्रवासी थे। लेकिन अब भारत में कितनी रह गई है? 40.20 करोड़ भारत में प्रवासियों की संख्या है। यानी प्रवासियों की संख्या में गिरावट आई है कि वृद्धि हुई है? कथन कारण वाले प्रश्न यहां से ऐसे बन जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये रिपोर्ट यह कहती है कि भारत में प्रवासन की दर बढ़ी है कि कम हुई है? तो भारत में प्रवासन की दर में गिरावट आई है।
क्योंकि पहले ये दर कितनी थी 37.64% थी और वर्तमान में ये घटकर 28.88% रह गई है। तो कथन कारण वाले प्रश्न जो यूजीसी नेट में कभी कभी पिछले कुछ वर्षों से नहीं आ रहे हैं लेकिन आ सकते हैं। अगर पहला स्टेटमेंट आए कि भारत में प्रवासन की दर कितनी है, तो 2023 के डेटा के अनुसार भारत में प्रवासन की दर 28.88% है। ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत में प्रवासन की दर में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है। तीसरा, भारत में प्रवासन की दरों में गिरावट आई है। अब ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको मालूम है कि वृद्धि नहीं हुई है बल्कि गिरावट आई है। पहले कितना था 37.64% थी और अब घट के कितनी रह गई है 28.88% रह गई है। तो ये डेटाबेस क्वेश्चन जो आते हैं याद रखिए कि प्रवासन में गिरावट आई है, कितनी गिरावट आई है और कितनी प्रवासी जनसंख्या है। तो ऐसे डेटाबेस क्वेश्चन आपके मालूम होने चाहिए आपको। तो ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, लेकिन जो हमारी किताबें होती हैं, जो परंपरागत किताबें चली आ रही हैं, वो इस प्रकार की रिपोर्ट को कभी शामिल नहीं करती। वो करती भी हैं तो 4-5 साल बाद जाके शामिल करती हैं। इसलिए वो कहती हैं 2028-29 में जाके वो कहेंगे कि 2023 की रिपोर्ट में ऐसा-ऐसा आया था। यही कारण है कि वो अपडेट नहीं हो पाती हैं। उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? स्टूडेंट को, क्योंकि जो पेपर बना रहा है उसके पास तो डेटा है ना, और आप पढ़ रहे हैं परंपरागत किताब, आप इसको अपडेट कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए समस्या पैदा हो जाती है। तो ऐसे डेटा भी पढ़ के रखिए कि भाई सरकार के डेटा क्या कहता है प्रवास के बारे में। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछिए। अब देखिए प्रवासन के या प्रवास के प्रकारों की बात आती है, तो अवधारणा क्लियर हो गई। अब आते हैं प्रकार पर। तो प्रवास दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक प्रवास और दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवास। जो आंतरिक प्रवास होता है इसकी भी 4 धाराएं हैं। अभी हमने पढ़ा था कि भारत में 4 धाराएं देखने को मिलती है। ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, शहरी से शहरी और शहरी से ग्रामीण। बहुत से लोग होते हैं रिटायरमेंट के बाद अपने गांव चले जाते हैं, तो जीवन 30-35 साल शहर में रहे पर रात में रिटायरमेंट होकर गांव चले गए। बहुत से आर्मी मैन होते हैं जो भाई अलग अलग जगहों पर ड्यूटी करते थे, आखिरी में जाकर वो अपने गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। तो भाई ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, शहरी से शहरी और शहरी से ग्रामीण, ये 4 प्रकार की शाखाएं देखने को मिलती हैं, धाराएं देखने को मिलती हैं। ये कहलाता है आंतरिक प्रवासन, यानी देश के अंदर ही हो रहा है ये प्रवासन। और दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय प्रवासन। ये क्या होता है? 2 प्रकार का होता है, इमिग्रेशन और आपके एमिग्रेशन। इसको भी अलग से हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रव्रजन और अप्रव्रजन कहते हैं। तो पहली बात तो प्रवास 2 प्रकार के होते हैं, आंतरिक और बाह्य। ठीक है, एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है आंतरिक प्रवास। हाँ, कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछिए। प्रतिमा जी, मैंने जैसा कि पहले बता दिया है, कल टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज का टाइम टेबल, और साथ ही साथ उसमें टॉपिक्स कौन से होंगे, कौन सी टॉपिक्स का टेस्ट कब होगा, इस कल सब आपको मिल जाएगा। तो कल रात को 8 बजे, ठीक है, आपके टेस्ट सीरीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो पे भी बता दी जाएगी, क्लास में भी बता दी जाएगी, और आपको पीडीएफ फॉर्म में अपलोड भी कर दिया जाएगा, ग्रुप पर भी, टेलीग्राम पर भी और एप्लीकेशन पर भी, कि कौन सा टेस्ट कब होगा। ठीक है, कोई समस्या इसमें? चलिए, अब आते हैं, सबसे पहले आप बात हम करते हैं आंतरिक प्रवास की। आंतरिक प्रवास की हम बात करें तो किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर जब लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते हैं, यानी भारत में ही कर रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव से, एक शहर से दूसरे शहर से, एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए, तो इसे कहते हैं आंतरिक प्रवास। अब ये आंतरिक प्रवास जो होता है वो अल्पकालिक भी हो सकता है, दीर्घकालिक भी हो सकता है। बहुत से लोग देखिए जो खेतीहर मजदूर होते हैं, जब तक खेतों में काम हो रहा होता है तो गांव में रहते हैं, और जैसे खेती बाड़ी वाला बुआई हो चुकी है, कटाई हो गई है, तो अपना सामान समेटते हैं और शहरों में जाकर फिर लेबर का काम करने लगते हैं। यही कारण है कि प्रवास, जो आंतरिक प्रवास होता है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। किसी की जॉब ही परमानेंट जॉब लग गई है किसी दूसरे शहर में, तो वो दीर्घकालिक हो जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति लेबर है, अलग एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता रहता है काम करने के लिए, वापस वो 3 से 4 महीने बाद काम खत्म होते ही वापस लौट आता है, तो ये अल्पकालिक प्रवास होगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आंतरिक प्रवास 2 प्रकार का होता है, अल्पकालिक भी होता है और दीर्घकालिक भी होता है। ठीक है, अल्पकालिक प्रवास मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति स्रोत से या गंतव्य बिंदु से जाता है, वापस लौट आता है, अल्पकालिक है, लॉन्ग टर्म नहीं होता, शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, या बार बार आना जाना लगा रहता है।
गया 3 दिन में वापस लौट के आ गया। कोई से ट्रक ड्राइवर होते हैं, ट्रक ड्राइवर क्या होते हैं, वह निकल गए 6-7 दिन में वापस लौट के आ गए, तो ये कहलाएगा आंतरिक प्रवास हुआ, लेकिन ये अल्पकालिक है। दीर्घकालिक क्या होता है, जब पूरा व्यक्ति अपने परिवार को समेट कर, पूरा कारोबार समेट कर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए। जैसे बिहार से या उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति गया, बॉम्बे जाके शिफ्ट हो गया, वहीं रहता है, वाइफ भी वहीं चली गई, बच्चे भी वहीं हैं, वहीं पढ़ाई लिखाई हो रही है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया लॉन्ग टर्म। वो आएगा वापस, लेकिन 3-4 सालों में एक बार आया करेगा कभी कभी त्योहारों पर। तो ये होता है लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालिक प्रवास। तो आंतरिक प्रवास इस प्रकार का प्रवास होता है, ये हमने समझने की कोशिश करी है। तो आंतरिक प्रवास में क्या होता है, स्रोत राज्य से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, किस राज्य से सबसे ज्यादा स्रोत है और गमन कहाँ पे होता है। दोनों क्वेश्चन बनते हैं, किस राज्य से लोग सबसे ज्यादा निकलते हैं और किस राज्य में जाते हैं। ये दोनों डेटाबेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। या सबसे महत्वपूर्ण होता है स्रोत राज्य, यानी सबसे ज्यादा प्रवास होता कहां से है, यहाँ से लोग आते हैं, वो है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। इस राज्य से लोग आते निकलते हैं, यानी अपने राज्य को छोड़ने की कोशिश करते हैं। और गंतव्य राज्य क्या है, जाते कहां पर है जॉब के लिए, वो जाते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ये वो राज्य है, इसलिए क्वेश्चन बनता है कि कौन से राज्य स्रोत राज्य हैं और गंतव्य राज्य क्या होते हैं। तो प्रवास की अवधारणा पढ़ने के दौरान आंतरिक प्रवास में 2 शब्दों पर जोर दिया जाता है। एक होता है स्रोत राज्य, यानी जहां से प्रवासी निकलते हैं और निकल कर जाएंगे कहां, जॉब करने के लिए, कोई पढ़ाई लिखाई के लिए, तो वो जाते हैं गंतव्य राज्य में। तो भारत में यही कारण है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा स्रोत है अपने आप में, जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, यहाँ से लोग निकलते हैं, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। और जाते कहां पर हैं, ऐसे राज्यों में जहां आर्थिक अवसर ज्यादा मिलते हैं, रोजगार के साधन ज्यादा मिलते हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, हरियाणा है। इस राज्यों को हम कहते हैं गंतव्य राज्य। क्लियर है। तो गंतव्य राज्य क्या होते हैं, स्रोत राज्य क्या होते हैं, ये बात भी क्लियर हो गई होगी आंतरिक प्रवास के अंतर्गत। अब 2011 की जनगणना क्या कहती है आंतरिक प्रवास के बारे में। तो भारत की 45 करोड़ जो आबादी है, याद रखिएगा, वो आंतरिक प्रवास के अंतर्गत आती है। यानी जो प्रवासी हैं, तो भारत की 45 करोड़ प्रवासियों में, जो टोटल कितने प्रवासी हैं, 45 करोड़ प्रवासी आबादी में से 99% जो है वो आंतरिक प्रवास है, यानी 1% ऐसे हैं जो देश छोड़कर बाहर जाते हैं। यानी 45 करोड़ भारत में जो प्रवासी लोग हैं, देखिए प्रवासी जो लोग हैं, भारतीय नागरिक हैं, उसमें से 99% तो देश के अंदर ही प्रवास करते रहते हैं, माइग्रेशन करते रहते हैं। केवल 1% लोग, यानी लगभग 45 करोड़ का अगर 1% निकाला जाए, याद रखिए, तो कितना होगा, वो होगा लगभग 45 लाख लोग। ये वो लोग हैं जो विदेश जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यानी आंतरिक नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासन करते हैं। आंतरिक प्रवासन की दर कितनी है, अपने ही देश के अंदर कुल प्रवासियों का 99% अपने ही देश के भीतर में प्रवासन करते हैं, ठीक है। आंतरिक प्रवासियों में से लगभग 70% जो हैं वो कौन है, वो महिलाएं हैं। यानी आंतरिक प्रवासियों में क्या है, यानी अपने ही गांव से गांव में, या अपने एक शहर से दूसरे शहर में, एक राज्य से दूसरे राज्य में, यानी आंतरिक प्रवासनों में सबसे ज्यादा प्रवासन होता है महिलाओं का। और महिलाओं में सबसे बड़ा कारण क्या है, वो है विवाह प्रणाली। विवाह के चलते यही कारण है कि सबसे बड़ा कारण माना जाता है आंतरिक प्रवासन में। 70% जो सबसे बड़ा कारण है वो है विवाह। क्लियर है। इसके अलावा पुरुषों की बात करें तो पुरुषों की प्रवासन की दर क्या है, एक स्थान से जाकर प्राथमिक से क्षेत्रों से या शहरी इलाकों में या ग्रामीण क्षेत्रों से, दोनों जगह पर रोजगार के मुद्दे को लेकर होती है। यानी पुरुषों में प्रवासन का कारण क्या है, रोजगार, और महिलाओं में प्रवासन का कारण क्या है, विवाह। ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, याद रखिएगा। यहाँ से कभी कभी परसेंटेज वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हम देखते हैं कि आर्थिक प्रवासन जो होते हैं वो 4 कैटेगरी में, 4 धाराओं में होता है। ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, शहरी से ग्रामीण और शहरी से शहरी। ये तो क्लियर होता है, लेकिन पेपर बिगड़ेगा कहां से, पेपर बिगड़ेगा परसेंटेज से, कि भाई जो प्रवासन होता है, याद रखिएगा, तो ग्रामीण से ग्रामीण कितना होता है, 54%। यानी आपको 4 धाराएं तो मालूम हो गई कि आंतरिक प्रवासन की 4 धाराएं कौन सी हैं, लेकिन प्रश्न ये पूछा गया कि इन 4 धाराओं में से सबसे ज्यादा प्रवासन प्रतिशत कहां पर होता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रवासन होता है, प्रवास होता है, वो होता है ग्रामीण से ग्रामीण। यानी कुल प्रवासियों का 54% एक गांव से दूसरे गांव की तरफ होता है। दूसरा होता है ग्रामीण से शहरी, 29% होता है। शहरी से शहरी 13% होता है। और बहुत कम लोग होते हैं जो शहरों की सुविधाओं को छोड़कर गांव की तरफ आएंगे। तो यही कारण है कि शहर से ग्रामीण की तरफ जो प्रवास है वो केवल 4% है। यानी भारत में जो टोटल प्रवास होता है, उन प्रवास करने वाले लोगों में से 54% लोग केवल अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में ही जाते, एक शहर गांव से दूसरे गांव में ही जाते हैं।
क्लियर है? तो ये परसेंटेज वाला जो इश्यू है या परसेंटेज से जो क्वेश्चन, ठीक है, पूछे जा सकते हैं। कोई डाउट है क्वेश्चन में पूछिए। ठीक है, पहली बात तो जो पढ़ाया जा रहा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया कीजिए। कोर्स कब खत्म होगा, टेस्ट सीरीज कब शुरू होगी, हम जो पढ़ा रहे हैं उससे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप बाद में भी पूछा जा सकता है। अभी आप ये पूछ लिया कीजिए कि आपको जो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपसे नहीं बना था, तो उस क्वेश्चन को लिख के भेज दीजिए। ठीक है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन पर आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। लाइव क्लासेस में क्वेश्चन से जो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है उसे पूछ लिया कीजिए। ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये परसेंटेज वाला इशू कभी कभी बहुत समस्या पैदा कर सकता है। जहां तक दिमाग में हमेशा आता है हमारा कि गांव से शहरों की जो प्रवास है वो ज्यादा होता होगा। अगर ये परसेंटेज आपको नहीं मालूम होता और आपसे पूछा जाता कि इन 4 प्रवासों में सबसे ज्यादा प्रवास कौन सा है, तो बहुत से स्टूडेंट हमेशा गांव से शहरों की प्रवास को लगा के आते हैं आंसर में। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात करें तो चीजें स्पष्ट हो जाती है कि गांव से गांव में प्रवास जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, 54% है। जबकि गांव से शहरों में होने वाला प्रवास केवल 29% है। शहर से शहर में होने वाला प्रवास 13% है और सबसे कम होता है शहर से ग्रामीण, केवल 4% है। तो ऐसे क्वेश्चन परसेप्शन से गलत हो जाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में यही सोच बनी हुई है पढ़ने के दौरान कि गांव से शहरों की ओर प्रवास सबसे ज्यादा होता है और हम 4 प्रकार के प्रवासों में सीधा सेकंड वाले को चुन के आ जाते। जबकि सबसे ज्यादा प्रवास कहां पे हो रहा है? गांव से गांव की तरफ हो रहा है। लगभग 54% प्रवास इसमें शामिल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो नॉर्मली इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी ऐसे टॉपिक पढ़ते हैं तो इसको निबंधात्मक शैली में मत पढ़िएगा। बहुत से लोग परंपरा की किताबें लिखी हुई हैं, वो लिखे रहते हैं उसी में उलझे रहते हैं। इनोवेटिव कीजिए कुछ नया, कुछ इसमें नया क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है, नई चीजें क्या क्या जोड़ सकते हैं, कौन सी भारतीय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का डेटा कैसे जोड़ सकते हैं इसमें। ठीक है, 2011 की जनगणना को कैसे इसमें इंप्लीमेंट जोड़ सकते हैं, इन सब बातों को भी शामिल कीजिए। अब आते हैं बाह्य प्रवास की बात करते हैं। तो भाई बाह्य प्रवास का मतलब क्या होता है? आंतरिक प्रवास तो समझ में आ गया, उसके डेटा भी आपको मालूम पड़ गया। बाह्य प्रवास का मतलब क्या है? जब लोग अपना जन्म स्थान छोड़कर, अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरे देश में क्या होते हैं? चले जाते हैं, तब इसे कहते हैं बाह्य प्रवास। अब बाह्य प्रवास में भी इमिग्रेशन और एमिग्रेशन 2 शब्द आते हैं, उत्प्रवास और अप्रवासन। उत्प्रवास मतलब क्या होता है? जब लोगों का भारत से बाहर की दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाना, यानी इंडिया से निकलकर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? विदेशों की तरफ जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे उत्प्रवास। और विदेशी मूल के व्यक्ति का भारत में आना, कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक भारत में आके प्रवास करता है, यहाँ का रहने लगता है, तो उसे कहते हैं आप्रवास। तो भारत में आकर यहाँ पे कोई कंपनी में जॉब करने लगे, अदानी में, अंबानी में, बड़ी मल्टीनेशनल किसी कंपनी में, तो यहाँ पर आकर बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए, तो उसे हम कहेंगे कि वो आप्रवासन हुआ है। और लेकिन भारतीय व्यक्ति अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर प्रवास करने लगे, तो हम कहेंगे उत्प्रवास हुआ है। तो उत्प्रवास और आप्रवासन, इन 2 शब्दों को भी जानना जरूरी है बाह्य प्रवास के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, जब आती है कि बाह्य प्रवास की डेटा की बात आती है, तो दुनिया भर में सबसे अधिक जो प्रवास होता है वो भारतीय करते हैं, याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा कहां पर करते हैं? सबसे ज्यादा करते हैं संयुक्त अरब अमीरात में। 2021 का डेटा कहता है कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय नागरिकों की जो संख्या है वो कितनी है? 3.5 मिलियन है। यानी लगभग 35 लाख लोग जो हैं संयुक्त अरब अमीरात में रहते हैं, यूएई में रहते हैं। यानी सबसे ज्यादा भारतीय कहां प्रवास करते हैं? यूएई की तरफ जाते हैं, जॉब करने के लिए, बाकी कामों के लिए। सेकंड नंबर पे आता है अमेरिका। इस बार इश्यू ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में देखा होगा, कल कनाडा ने 85% जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते थे, आवेदन करते थे कनाडा में विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने के लिए, कॉलेजों में स्टडी के लिए, उन 100 में से 85% आवेदन, यानी 100 अगर आवेदन हुए हैं, 85% आवेदन को रिजेक्ट कर दिया। ये कनाडा सबसे बड़ी खबर आई परसों 2 दिन पहले, कि आपने न्यूज में सुना भी होगा। धीरे धीरे सुनना शुरू कीजिए। अभी हाल ही में देखा होगा, 8 महीने पहले की बात थी कि बड़े पैमाने पर 384 लोगों को, 4-5 महीने पहले की बात है, 384 लोग भारतीयों को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने वहां से डिपोर्ट किया, जो डंकी रूट से वहां पहुंचे थे, गलत तरीके से, अवैध तरीके से अमेरिका पहुंचे थे। उनकी पैरों में बेड़ियां लगाकर, हाथों में हथकड़ी पहनाकर उन्हें आपके विमान से भारत में अमृतसर एयरपोर्ट पे लाया गया था। ठीक है, तो ये जो होता है कल्चर,
यानी सबसे ज्यादा भारतीय कहाँ जाते हैं, अमेरिका जाते, यूएई जाते हैं, सेकंड नंबर पे अमेरिका जाते हैं। लेकिन हमें पढ़ना क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में घटनाक्रम चेंज हो रहे हैं। H1B1 वीजा जो है उसको लेकर शर्तें चेंज हुई हैं भारत अमेरिकी सरकार की। ठीक है, कनाडा ने अभी हाल ही में भारतीयों को 85% भारतीय स्टूडेंटों के जो आवेदन थे उनको रिजेक्ट कर दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन डेटाबेस बनते हैं और ऐसे क्वेश्चन में करंट का इशू बन जाता है प्रवास का मुद्दा। ठीक है, तो डेटाबेस इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए कि भारत में, याद रखिएगा, कि अमेरिका में कितने लोग हैं प्रवासी जाते हैं, 2 मिलियन यानी लगभग 20 लाख लोग। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 1.75 करोड़ भारतीय प्रवासी विदेशों में रहते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी है। यानी भारत की जो भारतीयों की संख्या है वो 1,75,00,000 भारतीय ऐसे हैं जो भारत में नहीं रहते हैं, दुनिया भर के अलग अलग देशों में रहते हैं। और ऐसे में प्रवासियों की सबसे ज्यादा संख्या किसकी हो जाती है पूरी दुनिया में, भारतीयों की हो जाती है। ठीक है, और भारतीयों में सबसे ज्यादा प्रवास कहाँ करते हैं, खाड़ी देशों में करते हैं, गल्फ कंट्री में करते हैं। और कौन सी कंट्री में करते हैं, यूएई में करते हैं। तो देखने जाए तो ये पढ़ने को डेटा है, लेकिन डेटा पढ़ना क्यों है, क्योंकि हाल फिलहाल करंट का मुद्दा बना हुआ है, हाल फिलहाल इसको चर्चा में है, इसलिए क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। चलिए हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहता है, विश्व आर्थिक मंच। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या कहता है, दावोस में इसकी बैठक होती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार भारत अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत है। जैसा कि अभी हमने देखा, यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि 1,75,00,000 भारतीय जो हैं वो दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं। इतना बड़ा समूह किसी भी देश का नहीं है, इतना बड़ा प्रवासी समूह किसी भी देश का नहीं है। ठीक है, 2017 का जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा कहता है कि भारत में जो अंतरराष्ट्रीय प्रवास है वो 9 मिलियन होने की संभावना अनुमान लगाया गया था। यानी धीरे धीरे भारतीयों में प्रवासियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट भी आई जिसमें कहा गया कि 2024-25 तक 2.5 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता ही छोड़ दी है। यानी वो केवल भारत, बहुत तेजी से भारत से निकलते जा रहे हैं। और जो 2.5 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है 2024-25 से एक साल के दौरान, उनमें से 90% लोग वो हैं जिनकी इनकम, साल भर की इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है। यानी जो लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं वो तेजी से भारत की नागरिकता छोड़ते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। अब भारत सरकार ने इस पे ज्यादा अपना विचार प्रकट नहीं किया या कोई ज्यादा डेटा जारी नहीं किया, लेकिन विदेश मंत्रालय ने संसद में जो आपके प्रश्नकाल का उत्तर देते हुए विदेश मंत्री ने ये जवाब दिया था। यानी 2.5 लाख भारतीय हर साल नागरिकता छोड़ रहे हैं एवरेज। पिछले साल 1,90,000 लोगों ने छोड़ी थी और 2024-25 में 2.5 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनमें से 90% वो लोग हैं जिनकी साल भर की इनकम 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। यानी जो लोग करोड़ों कमा रहे हैं वो यहाँ से सबसे पहले निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही कारण है कि ये टॉपिक जो है, प्रवास वाला टॉपिक, ये आपका करंट से जुड़ जाता है, समसामयिक घटनाओं से जुड़ जाता है, इसलिए प्रश्न आने की संभावनाएं भी इस टॉपिक से बढ़ जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं तो प्रवास क्या होता है, प्रवास के प्रकार क्या होते हैं, अवधारणा क्या कहती है, परिभाषाएं क्या कहती हैं, ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं प्रवासन के कारण क्या है। कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है सामाजिक कारण, और सामाजिक कारण से सबसे ज्यादा प्रवास करती है महिलाएं। याद रखिए, तो भारत में महिलाओं का सबसे बड़ा जो प्रवास का कारण है वो क्या है, वो है विवाह। याद रखिए, और 2011 की जनगणना कहती है कि कुल महिला प्रवासियों में से 70% जो आपके प्रवास हुए वो विवाह जनित थे। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो टोटल महिलाओं ने प्रवास किया है उसमें 70% सबसे बड़ा कारण क्या था, विवाह था। तो ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में ये तर्क या ये आधार समान रूप से लागू होता है। या गांव की बात करें या शहरों की बात करें, महिला प्रवासियों में सबसे बड़ा कारण किसको माना गया है, ये कहलाता है सामाजिक कारण है अपने आप में, जो कारण माना गया है विवाह। ठीक है, तो ये अपने आप में ये भी एक कारण है। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। रोजगार, मजदूरी, व्यापार, बेहतर अवसरों की तलाश में भी लोग प्रवास करते हैं। कुल प्रवासियों की बात करें तो पुरुष प्रवासियों में 55% से अधिक लोगों ने प्रवास किया है, पुरुषों ने, वो रोजगार के चलते किया है। ठीक है, ग्रामीण से शहरी जो प्रवास अभी हमने पढ़ा था परसेंटेज में 29% प्रवास होता है, उसमें भी सबसे बड़ा कारण क्या है, वो भी रोजगार है अपने आप में। आईएलओ की रिपोर्ट कहती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी चर्चा हमने कल पिछली क्लास में भी की थी, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। तो आईएलओ की रिपोर्ट कहती है 2015 की कि भारत में लगभग 10 करोड़ लोग जो हैं
वो मौसमी प्रवास करते हैं या रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं। यानी महिलाओं में प्रवास का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है विवाह। और पुरुषों में प्रवास का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है रोजगार। तो डेटाबेस इंफॉर्मेशन भी आपको मालूम होना चाहिए, यानी आर्थिक कारण भी कहीं ना कहीं प्रवास को प्रेरित करता है। तीसरा कारण है शैक्षणिक कारण। उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए हर जगह तो विश्वविद्यालय नहीं होते हैं, हर जगह तो बड़े कॉलेज नहीं होते हैं। अब किसी व्यक्ति ने आईआईटी क्लियर किया है, जरूर को नहीं कि उसके शहर में आईआईटी होगा। भाई गिने चुने आईआईटी हैं, आपको मजबूरी में निकलना ही पड़ेगा। अब किसी व्यक्ति ने जेएनयू का टेस्ट पास किया है तो दिल्ली जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो हायर एजुकेशन के चलते तकनीकी व्यावसायिक शिक्षाओं में या व्यावसायिक कोर्स की जो संख्या बढ़ती जा रही है। अब किसी को एआई सीखना है तो गांव में बैठ के एआई की पढ़ाई कौन हो पाएगी? शहर जाना ही पड़ेगा। तो शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए, व्यावसायिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए भी लोग प्रवास करते हैं। और जो कुल प्रवास में से 2% प्रवास जो है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है शिक्षा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से बड़े पैमाने पर लोग दिल्ली, पूना, बेंगलुरु जाते हैं। आईटी कंपनियों में जॉब करने से पहले टेक्नीशियन जॉब सीखनी पड़ती है, क्योंकि मध्य प्रदेश हुआ या बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, यहाँ पे जो संस्थान है वो इतने उन्नत नहीं है कि वो आपको भविष्य की आने वाली टेक्नोलॉजी के संदर्भ में आपकी शिक्षा प्रदान कर सकें। तो इसके लिए उच्च शिक्षा की तलाश में भी लोग बड़े पैमाने पर प्रवास करते हैं। ठीक है, तो ये भी मालूम होना चाहिए। चौथा है राजनीतिक कारण। अगर किसी स्थान पर युद्ध चल रहा है, दंगे फसाद चल रहे हैं, जातीय संघर्ष चल रहा है, अभी देखिए मणिपुर में, अब मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में जो संघर्ष चल रहा था, उसने कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर वहां के जो संपन्न लोग होते हैं, क्योंकि गरीब निकल नहीं पाता, क्योंकि उनके पास है ही जाने की जगह नहीं है। जो मिडिल क्लास है वो अपने बंधनों में बंधा रहता है, अपनी प्रॉपर्टी इन सब बारे में सोचता है। जो अपर क्लास होता है, एलिट क्लास है, उसके पास इतने संसाधन होते हैं, इतनी संपन्नता होती है कि वो तुरंत निकलने की कोशिश करता है। यही कारण है कि देखिए नेपाल को देखिए, अभी हाल ही में, या फिर आप बांग्लादेश में देखिए, बड़े पैमाने पर जैसे ही घटनाक्रम बदला, जो अमीर लोग थे वो पहले ही हेलीकॉप्टर से पकड़ के निकल गए वहां से, याद रखिएगा। इसी प्रकार क्या होता है? राजनीतिक प्रवास होता है, खासकर जो संपन्न लोग होते हैं, जो कहीं ना कहीं मजबूरीवश निकल जाते हैं उस इलाकों से। अब किसी इलाके में दंगे फसाद ज्यादा हो रहे हैं, हिंसा ज्यादा हो रही है, मणिपुर को उदाहरण देखिए, तो बड़े पैमाने पर लोगों ने क्या किया? पलायन किया। जब 1951-52 में देखिए, बड़े पैमाने पर 1955-56 में जब चाइना ने तिब्बत पर एक प्रकार से अपना अधिकार किया और सब कब्जा करने की कोशिश करी, तो बहुत से तिब्बतियों ने अपनी जान बचाने के लिए अपना संघर्ष करते हुए भारत में तिब्बतियों ने बड़े पैमाने पर वहां से मूवमेंट किया। श्रीलंका में देखिए, जब बड़े पैमाने पर लिट्टे का संघर्ष बढ़ता जा रहा था, तमिल लोगों ने कहीं बड़े पैमाने पर सर आपका वहां से मूवमेंट किया। बांग्लादेश, म्यांमार में देखिए, जब सेना ने बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों को वहां से हटाया, तो रोहिंग्या मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर वहां से पलायन किया, प्रवास किया। तो राजनीतिक कारण भी माने जाते हैं प्रवासन के अंतर्गत। ठीक है, फिर आता है पर्यावरणीय कारण। जैसे अभी हाल फिलहाल देखिए, पंजाब की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें या उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, बड़े पैमाने पर जब पर्यावरणीय आपदाएं आती हैं या बड़े पैमाने पर बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी आती है, तो लोगों को वहां से फिर हटना पड़ता है। जैसे बिहार में हम जानते हैं कोसी नदी की बाढ़ जो है, बिहार का शोक कहते हैं, या असम में हर साल ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आती है। तो ऐसी बाढ़ के चलते बड़े पैमाने पर लोगों को, अपने लाखों लोगों को वहां से हटना पड़ता है, अपने मूल स्थान से हटना पड़ता है। तो ऐसे में प्राकृतिक आपदाएं भी सबसे बड़ा कारणों में से एक मानी जाती हैं प्रवासन को, लेकिन इसे पुल फैक्टर नहीं, इसे पुश फैक्टर कहा जाता है। यानी मजबूरी में वहां से आपको हटना पड़ता है। एक इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर की रिपोर्ट कहती है, आईडीएमसी की रिपोर्ट कहती है कि भारत में केवल प्राकृतिक आपदाओं से ही 36 लाख लोग क्या हुए? विस्थापित हुए हैं। यानी हर साल जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इनसे आपदाओं के चलते भारत में 36 लाख लोग क्या होते हैं? अपने जगह को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, प्रवास करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये डेटाबेस इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा व्यवस्थापूर्ण प्रवास, ये व्यवस्थापूर्ण प्रवास क्या होता है? ये तब होता है जब व्यक्ति या परिवार युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं जैसे कारणों से स्थानांतरित होने के लिए विवश हो जाता है। अब जैसे धरौली के इलाके में देखिए, 5 अगस्त को जो घटनाक्रम हुआ, उत्तराखंड में पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया। जो बचे कुछ लोग हैं, अब जानते हैं कि उनकी पूरा घर तबाह हो चुका है, अब वो वापस उस जगह पर नहीं जा सकते, तो इसे विवशता कहते हैं। यानी बचा ही नहीं तो जाए कहां पर? ऐसा नहीं कि मजबूरी में छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन जगह ही नहीं बची है, स्थान ही नहीं बचा है। मनाली में देखिए, बड़े पैमाने पर कुल्लू मनाली में इस बार आपके ब्यास नदी में जो एकदम तांडव मचा, उसके चलते बड़े, जिनका घर चला गया, अब वो उस जगह पे फिर से घर नहीं बना सकते, वो दूसरी जगह पर जाकर निवास स्थल अपना चेंज करेंगे। मजबूरी भी होती है, व्यवस्था वर्ष में लोग प्रवास करते हैं।
इसके अलावा स्वैच्छिक प्रवास होता है। बहुत से लोग क्या होते हैं, भाई व्यक्ति या परिवार प्रायः क्या करता है, बेहतर आर्थिक अवसरों के लिए, अपनी क्वालिटी लाइफ के लिए बड़े पैमाने पर लोग देखिए, जो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने लगा तो बड़े पैमाने पर हिमाचल और उत्तराखंड में जाकर शिफ्ट होने लगे। वहाँ पे पर्यावरण अच्छा है, स्वच्छ जलवायु है, इसके चलते। ये भी होता है, लेकिन ये स्वैच्छिक हुआ, आपकी इच्छा से हुआ। ठीक है? इसके अलावा एक होता है अस्थायी प्रवासन, क्योंकि प्रवासन का प्रकार पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। तो प्रवासन के प्रकारों में अस्थायी प्रवासन भी बड़ा महत्वपूर्ण विशेषता होती है। ये किसी व्यक्ति की एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर करता है या उससे एक अवधि से जुड़ा होता है। व्यक्ति यानी कार्य, शिक्षा, मौसम के लिए गया था, कोई व्यक्ति 1-2 साल 4 साल की पढ़ाई थी, इंजीनियरिंग की बीटेक करने गया था, या 5.5 साल का एमबीबीएस करने गया था, या 2 साल का एमबीए करने गया था, गाँव से शहर की तरफ आया था पढ़ाई के लिए, वापस गाँव चला गया। तो इससे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे अस्थायी प्रवास। यानी वो केवल एजुकेशन के पर्पज से आया था, एक बच्चा गाँव से शहर की तरफ, लेकिन शहर में रहा केवल जब तक एजुकेशन चली। जैसे एजुकेशन पूरी हो गई, वो वापस अपने गाँव चला गया। तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगा अस्थायी प्रवासन। क्लियर यहाँ तक? अब आता है स्थायी प्रवासन। अब ये क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान से वापस जाने के इरादे से नहीं, हमेशा के लिए निकलने की कोशिश करता है। यही कारण है कि देखिए, अभी हाल ही में कनाडा सरकार ने 85% आवेदनों को क्यों रद्द किया? क्योंकि उन्होंने पिछले 15 वर्षों का एक चार्ट देखा, 15 वर्षों का अध्ययन किया कि भारत से जो भारतीय छात्र आते हैं कनाडा में पढ़ने के लिए, उनका उद्देश्य पढ़ना नहीं होता, उनका उद्देश्य कनाडा में शिफ्ट होना होता है। इसी कारण से उन्होंने ये देखा कि कितने प्रतिशत आवेदन आए हैं और किस प्रकार के संस्थानों में आए हैं। तो कनाडा में कई सारे जो टपरी वाले कॉलेज खुल गए, यानी जो एक प्रकार की डमी कॉलेज खोल दिए गए बड़े पैमाने पर, जो केवल बच्चों को लेके आते थे, एडमिशन कराते थे, फिर वो बच्चे वहाँ पे वो पढ़ाई हो या ना हो, लेकिन वो शिफ्ट होने की कोशिश करते थे। इसी कारण से कनाडा सरकार ने बड़े पैमाने पर डमी कॉलेजों को बंद किया, डमी एडमिशन को बंद किया और उसमें आवेदन करने वालों को आवेदनों को रद्द किया। जो बड़े संस्थान हैं, जो नामी-गिरामी संस्थान हैं, उनमें जिन्होंने आवेदन किया है, उन्हीं को आने का मौका दिया, बाकी सबको बाहर निकाला। यही कारण है कि क्या होता है, स्थायी प्रवासन भी एक मुद्दा होता है। व्यक्ति जाने की कोशिश करता है ये सोचकर कि वहीं जाके शिफ्ट होना है मुझे तो अब हमेशा के लिए। तो बड़े पैमाने पर लोग ब्रिटेन या बड़े पैमाने पर ऑस्ट्रेलिया या कनाडा क्यों जाते हैं? इसलिए जाते थे क्योंकि प्रवासन केवल रोजगार की तलाश में नहीं जा रहे थे, या वहाँ एजुकेशन पर्पज से नहीं जा रहे थे, वहाँ शिफ्ट होने के पर्पज से ही जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रवासन को स्थायी प्रवासन कहा जाता है। ठीक है? फिर आता है रिवर्स माइग्रेशन, ये एक नया महत्वपूर्ण शब्द है अपने आप में। इसका तात्पर्य क्या है? ऐसे व्यक्ति या परिवार जो पहले प्रवास कर गए थे, लेकिन अब क्या हुए हैं, अपने मूल देश में लौट के आना चाहते हैं। जैसे अभी हाल ही में अमेरिका में देखिए बड़े पैमाने पर हिंसक घटनाएं हो रही हैं। अभी हाल ही में एक भारतीय का सिर काट दिया गया, 1 हफ्ते की पहले की बात है, वो 9 सितंबर की बात है, माफ कीजिएगा, 4-5 दिन पहले की बात है। अब उसका परिवार जो है वहां से क्या हो रहा है, वापस इंडिया आने की कोशिश कर रहा है। बहुत से भारतीयों के साथ वहां पे भेदभाव हो रहा है, ठीक है, या डिपोर्ट करने की धमकी दी जा रही है। तो बड़े पैमाने पर लोग क्या कर रहे हैं, वहां से डिपोर्ट कर रहे हैं, यानी गए थे, वहीं रह रहे थे, लेकिन अब वापस इंडिया आना चाहते हैं क्योंकि वहां पे वह सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वहां पे आप डोनाल्ड ट्रंप के चलते बड़े पैमाने पर छोटी-मोटी घटनाओं के चलते भी जो लोग स्टूडेंट गए थे, स्टूडेंट को भी डिपोर्ट किया जा रहा है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश जारी किया कि जो आपको वर्क परमिट होगा, वो नहीं मिलेगा। यानी आप पढ़ाई करने के लिए आए हैं तो पढ़ाई कीजिए, वहाँ पे आप अमेरिका में काम नहीं कर सकते। और भारतीय जाते हैं काम करने के लिए क्योंकि डॉलर में पैसा मिलता है। जब पैसा कमा ही नहीं पाएँगे तो आप पढ़ाई तो इंडिया में भी कर लेंगे। इसी कारण से बड़े पैमाने पर वहाँ से लोग लौट रहे हैं। यानी एक से कह सकते हैं रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है? अब आते हैं प्रवासन के कारक क्या हैं? तो अभी हमने देखा प्रवासन के प्रकारों को, प्रवासन के कारणों को समझा। कारक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पुश, एक होता है पुल। तो पुश फैक्टर क्या होता है? जब आपको मजबूरीवश आपके बाध्यतामूलक होता है, या पुश कराता धक्का देके निकालने की कोशिश की जाती है, आपको मजबूर किया जाता है कि यहाँ से हटो। तो इसे कहते हैं पुश फैक्टर, यानी जो लोगों को अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, ऐसे फैक्टर को हम पुश फैक्टर कहते हैं। यानी अपना जन्म स्थान का प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, व्यक्ति को मजबूरी में शहरों की तरफ पलायन करना पड़ता है। अगर गांव में मान लीजिए रोजगार के अवसर कम है, फसल की कीमत अच्छी नहीं मिल रही है, फसल का कृषि भूमि क्षेत्रफल में कमी आ रही है, परिवार का भरण पोषण करना संभव नहीं हो पा रहा है, अच्छे रोजगार का अवसर नहीं है, एजुकेशन की ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा स्कूल नहीं है, अपनी एजुकेशन पूरी करने की मौका नहीं मिल पाता है ग्रामीण क्षेत्रों से, तो मजबूरी में व्यक्ति को शहरों की तरफ जाना पड़ा, अपनी इच्छा से नहीं, मजबूरी में। यानी आधारभूत ढांचा नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, स्वरोजगार की संभावनाएं नहीं है, तो ऐसे में मजबूरी में क्या हुआ, व्यक्ति को हटना पड़ता है। इसे कहते हैं पुश फैक्टर। ठीक है?
तो पुश फैक्टर में जैसे गरीबी है, अब एक व्यक्ति है गाँव में रहता है या किसी शहर में रहता है, गरीब है। अब उसको कोई नया मौका मिलेगा, कोई अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, मजबूरी में उसे गरीबी के चलते घर छोड़ना पड़ रहा है। ठीक है? तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, भूमि पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जाता है, बड़े पैमाने पर लोग पलायन करते हैं, क्योंकि और कोई चारा नहीं बचता। अब मनाली में बहुत से लोगों का अपना घर-बार पूरा बह गया। अब उनके पास संसाधन नहीं है कि वो फिर से इतना बड़ा मकान बना सकें। तो हो सकता है वो जहाँ शहर में आकर शिफ्ट हुए थे, वापस अपने गाँव में ही चले जाएँ। याद रखिएगा। या गाँव में छोटा-सा गाँव था, वो बह गया। अब मजबूरी में कोई साधन नहीं है, रोजगार का अवसर नहीं है, मजबूरी में वो दिल्ली या दूसरे शहरों में जाकर शिफ्ट होने की कोशिश करेंगे रोजगार के लिए। ये कहलाता है पुश फैक्टर, जो मजबूर कर देता है व्यक्ति को अपना घर छोड़ने के लिए। ठीक है? दूसरा होता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर क्या होता है? यहाँ व्यक्ति स्वैच्छिक होता है, मजबूर नहीं, अपनी इच्छा से आना चाहता है। अब किसी व्यक्ति को फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, अभिनेता, अभिनेत्री बनना है। ठीक है? तो मजबूरी में उसको जाना ही पड़ेगा, उसकी महत्वाकांक्षा है कि मुझे हीरो बनना है, तो उसको बॉम्बे आना ही पड़ेगा। अब किसी व्यक्ति को मान लीजिए आईआईटी करनी है या तैयारी करनी है आईआईटी की, तो कोटा जाएगा ही जाएगा, हैदराबाद जाएगा ही जाएगा। यानी कहीं न कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खींचती हैं, अच्छी जीवन शैली, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ, अच्छी एजुकेशन, ये शहरों में ज़्यादा उपलब्ध होती हैं, तो लोग कहीं न कहीं लोगों को आकर्षित करती हैं। और जो चीज़ आपको आकर्षित करती है अपना मूल स्थान छोड़ने के लिए, वो बन जाती है पुल फैक्टर। अब किसी राज्य में आप देखते हैं कि बहुत से राज्यों में उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से फैली हैं। यानी उन राज्यों में ज़्यादा आगे बढ़ने के मौके हैं, यानी उन राज्यों में आगे बढ़ने के अवसर ज़्यादा हैं। तो ऐसे में बड़ी तादाद में लोग क्या करते हैं? बड़ी तादाद में लोग आकर्षित होते हैं इन अवसरों को प्राप्त करने के लिए। तो ये कहलाता है पुल फैक्टर। ठीक है? अब आते हैं प्रवासन का प्रभाव क्या पड़ता है? कोई डाउट इसमें? कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो पूछिए। यहाँ तक समझ में आया सभी को? तो प्रवासन के टॉपिक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो बताइए। कोई भी डाउट आपका लगे, ये चीज़ टॉपिक समझ में नहीं आया है या इसमें कोई डाउट लग रहा है, तो ज़रूर पूछिए। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रवासन के प्रभाव की। तो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ता है? सबसे पहला प्रभाव पड़ता है स्रोत क्षेत्र के लिए एक मुख्यतः क्या होता है? प्रवासियों के द्वारा भेजी जाने वाली धनराशि का फायदा होता है। स्रोत राज्य अभी हमने बात करी थी। स्रोत मतलब क्या होता है? जहाँ से लोग गए हैं। अब बिहार, उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति जाकर गोवा में, आपके माफ कीजिए, गुजरात में या आपके महाराष्ट्र में जाकर जॉब करने लगा, तो वहां से वो अपने परिवार के लिए पैसा भेजेगा। तो पैसा भेजेगा तो उस इलाके में क्या होगी? तरक्की होगी। वहां के उसके घर पर परिवार का भरण पोषण होगा, एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि शहर से पैसा आ रहा है, बॉम्बे से पैसा आ रहा है। यही कारण है कि सबसे पहला फायदा क्या होता है कि स्रोत क्षेत्र से जो प्रवासी द्वारा धन भेजा जाता है, उस धनराशि से कहीं ना कहीं तरक्की होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो भारत में देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो प्रवासी हैं, 1,75,00,000 जो भारतीय विदेशों में रहते हैं, वो बड़े पैमाने पर धनराशि भारत में भेजते हैं कमाकर। तो इससे भारत में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, तो हमारा फॉरेन रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है? प्रवासन से शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों में श्रम की आपूर्ति भी आसान हो जाती है। भाई बड़े-बड़े कारखाने शहरों में लगते हैं, बड़ी-बड़ी वाणिज्य गतिविधियां शहरों में लगती हैं। तो बड़े पैमाने पर गाँव से शहरों की तरफ आते हैं लोग काम करने के लिए, तो आसानी से श्रम आपूर्ति मिल जाती है। कारखानों में काम करने की लेबर मिल जाती है, सस्ती लेबर मिल जाती है। ये तीसरा फायदा देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है इसका प्रवासन का। इसके अलावा प्रवासन के चलते शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, परिवार नियोजन, ग्रामीण शिक्षा ऐसे नए विचार पहुंचते हैं। क्योंकि जो लोग प्रवास करके मान लो शहरों में आ गए, ठीक है, वो शहरों में आकर रहने लगे। उन्होंने शहरों में आकर अच्छी जीवन शैली को समझा, अच्छे खान-पान को समझा, अच्छा पहनावा लिया, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी को सीखा, नवीन ज्ञान सीखा, जीवन शैली में थोड़ा बदलाव आया, ठीक है। वो ज्ञान उन्होंने कहाँ जाके दिया? अपने गाँव में जाकर दिया, अपने छोटे शहरों में जाकर उस ज्ञान को आपको ट्रांसफर किया। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी कहीं न कहीं एक नए विचार का, नई जागरूकता पैदा होती है। इसके अलावा प्रवासन से सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी होता है। भाई बॉम्बे में केवल ऐसा तो नहीं कि बिहार के लोग ही आते हैं, बिहार से, महाराष्ट्र से, अलग-अलग राज्यों से लोग पहुँचते हैं, तो संस्कृतियाँ भी लोगों को आदान-प्रदान होता है। यही कारण है, आप देखिए पूरे भारत में आपको हर जगह इडली डोसा मिल जाएगा, हर जगह लिट्टी चोखा मिल जाएगा, हर जगह पोहा जलेबी मिल जाएगा। क्योंकि जब लोग पहुँचते हैं, तो अपना खान-पान भी लेके पहुँचते हैं, अपना पहनावा लेके भी पहुँचते हैं, अपने त्योहार लेके भी पहुँचते हैं, तो संस्कृतियों का आदान-प्रदान भी अच्छे से होता है। यही कारण है कि कहीं न कहीं समाज में एक डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को बनाए रखते हुए भी एक एकता पैदा होती है प्रवासन के चलते। तो ये प्रवासन के प्रभावों के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन डेटाबेस क्वेश्चन अगर आ गया और क्वेश्चन पूछा गया जीएमएन पर, यानी
ग्लोबल माइग्रेशन नेटवर्क GMN, इसकी स्थापना कब हुई थी? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया मान लीजिए झारखंड पीजीटी में कि वैश्विक प्रवासन नेटवर्क की स्थापना कब हुई? तो आंसर क्या आएगा? 2017 में। ये ग्लोबल जो माइग्रेशन नेटवर्क है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्थापित किया गया नेटवर्क है। 2017 में ये स्थापित हुआ था। इसका काम होता है कि वैश्विक प्रवासन और जो प्रवासियों के अधिकार के मुद्दे हैं उस पर नजर बनाए रखना, यानी जो दुनिया भर में ग्लोबल लेवल पर जो माइग्रेशन हो रहा है इसको भी नजर बनाए रखना और साथ ही साथ प्रवासियों की जो अधिकार हैं उनके संदर्भ में काम करना। इस नेटवर्क की स्टैब्लिशमेंट किया गया था। ये नेटवर्क मुख्यतः इस बात पर जोर देता है कि जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकीय परिवर्तन के चलते जो बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हो रहा है उस पर नजर बनाए रखने की कोशिश करता है। ये नहीं कि भारतीय यहाँ से अमेरिका जाके कनाडा जा रहे हैं तो उस पर मुद्दा पे ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर हिमालय पर क्षेत्रों में कोई समस्या पैदा हो रही है या हम देखते हैं बड़े पैमाने पर सुनामी आ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उस क्लाइमेट चेंज के चलते जो प्रवासन हो रहा है बड़े पैमाने पर, जैसा कि आप देखिए प्रशांत महासागर में बहुत से आइलैंड ऐसे हैं 10 से 8 5 या 6 वर्षों में खत्म हो जाएंगे, डूबने की कगार पर आ चुके हैं। जैसे तवालू है, ठीक है, टोगा है, ऐसे आइलैंड्स हैं जो खत्म होने की कगार पर आ चुके हैं, 2 से 3 वर्षों में वो खत्म हो जाएंगे। तो वहां से बड़े पैमाने पर ऑस्ट्रेलिया उनको अपने यहाँ ग्रहण कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया में जो बड़े पैमाने पर प्रवासी आएंगे उनको अधिकार भी चाहिए होंगे, उनको नागरिकता का दर्जा भी मिलेगा, जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उस पर नजर बनाए रखने के लिए 2017 में ग्लोबल माइग्रेशन नेटवर्क GMN की स्थापना की गई थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रवासियों के अधिकारों के संदर्भ में कौन सी संस्था काम करती है? तो आंसर क्या आएगा? ग्लोबल माइग्रेशन नेटवर्क, वैश्विक प्रवासन नेटवर्क, याद रखिएगा। अब आता है कि प्रवासन के संदर्भ में हमने क्या काम किया है, भारत सरकार क्या काम करती है या भारत कानून में क्या क्या कदम उठाए गए हैं प्रवासन के संदर्भ में। तो पहली बात तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 19(1)D और E, ये हमें आवागमन करने का, कहीं पे भी जाने आने का कोई रोक लगा नहीं सकता। जैसे होता ना आजकल बड़ा मुद्दा चलता है दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, कि मराठी मानुष का मुद्दा कि बाहर से लोग नहीं आएंगे, भैया लोग नहीं आएंगे, इस प्रकार का कोई काम नहीं हो सकता। संविधान हमें अधिकार देता है कि हम भारत के किसी भी राज्य में जाकर जॉब कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। तो आपको आर्टिकल मालूम होना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 23 कहता है कि मानव तस्करी और मधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि प्रवासी मजदूरों को लाया जाता है, उनको मधुआ मजदूर बना दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं यही नहीं कि प्रवासन को रोकता नहीं है, प्रवासन जरूरी है समय के साथ, लेकिन प्रवासन का गलत फायदा न उठाया जाए, इसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए देखिए पासपोर्ट एक्ट लाया गया था 1967 में और इमिग्रेशन एक्ट लाया गया 1983 में। कभी कभी सीधा सीधा जोड़ी मिलाने वाले क्वेश्चन बन जाते हैं कि भारत में पासपोर्ट एक्ट कब लाया गया और इमिग्रेशन एक्ट कब लाया गया, तो दोनों एक्ट कब कब लाए गए हैं डेटा भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड आपने सुना ही होगा। अब जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के या बिहार के मान लीजिए, उनका गांव में तो राशन कार्ड है लेकिन रहते वो लोग बॉम्बे में है, तो उनको महंगा अनाज खरीदना पड़ता है प्राइवेट्स में जाकर दुकानों से, तो उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इसलिए सरकार ने क्या शुरू किया? ONORC शुरू किया, वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू किया गया 2020 में, ताकि प्रवासी श्रमिक देश के किसी भी हिस्से में रहें वो अपना जो सुविधाएं मिलती हैं BPL परिवारों को उसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने ई श्रम पोर्टल भी शुरू किया 2021 में। जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, विशेषकर याद रखिएगा, उनका डेटाबेस तैयार किया गया कि कितने लोग हैं जो भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासी करते हैं, कितने लोगों के पास रोजगार मिलता है, उनकी इनकम कितनी होती है, कितने समय के लिए उनको काम मिलता है, ये सारा चीजें पोर्टल पर उपलब्ध हो पाती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी शुरू की गई, क्योंकि कोविड-19 के दौरान सबसे बड़ा असर पड़ा प्रवासी श्रमिकों पर, तो इनको मुफ्त अनाज दिया गया इस योजना के अंतर्गत, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे प्रवासी भारतीय रहते हैं उनका सम्मान भी होता है, क्योंकि वो डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, बड़े पैमाने पर धनराशि भारत में भेजते हैं, वो धनराशि भारत में बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे में और भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देती है। इसलिए उनके लिए क्या किया गया, आपके 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। लेकिन ये 9 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी ठीक है साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए हम 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इसके अलावा सरकार ने मदद पोर्टल भी शुरू किया है, जो विदेशों में हमारे प्रवासी लोग फंसे हुए भारतीय होते हैं, प्रवासी हैं, उनकी समस्याओं का समाधान के लिए बनाया गया है मदद पोर्टल, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना भी शुरू की गई है, यानी विदेश जाने वाले जो श्रमिक हैं उनको कौशल डेवलपमेंट सिखाया जाता है, क्योंकि भारत में सबसे बड़े पैमाने पर हर साल 35 लाख लोग ठीक है गल्फ कंट्री में जाते हैं जॉब के लिए। तो वहां जाकर अगर कोई स्किल नहीं होगी तो उनको जॉब नहीं मिलेगी।
तो सरकार जानती है कि भाई बड़े पैमाने पर भारत में से लोग जाते हैं विदेशों में, तो क्यों ना स्किल सीख के जाएं। तो सरकार ने इस योजना को भी शुरू किया है। तो ये सारे कदम उठाए गए हैं प्रवासी से जुड़े मुद्दों को लेकर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं भी ज्यादा होती हैं। तो प्रवासी पढ़ते समय ये नहीं कि प्रवासन क्या है, प्रवासन के प्रकार क्या है, थोड़ा सा चार्ट बना के पढ़ के चले गए। बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में और कई सारा फैला हुआ चीजें हैं इसमें अपने आप में। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है अब प्रवासन के सिद्धांत। कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है आपका एवर्ट ली का पुश और पुल सिद्धांत। 1966 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। अभी हमने पढ़ा था ना पुल फैक्टर और पुश फैक्टर के बारे में। तो ये सिद्धांत इसी में स्पष्ट किया गया। इन्होंने कहा कि प्रवासन की दो शक्तियां होती हैं, एक होता है पुश फैक्टर, एक होता है पुल फैक्टर। यानी किसी को मजबूर करना, गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या दबाव, भूमि की कमी, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब क्या है, ये सब पुश फैक्टर हैं, मजबूरी कर देती है व्यक्ति को अपनी जगह को छोड़ने के लिए। वहीं आता है पुल फैक्टर, जैसे रोजगार के अवसर, हायर एजुकेशन, अच्छी जीवन शैली, शहरी सुविधाएं, ये सब क्या है, पुल फैक्टर कहलाती हैं। तो ये सिद्धांत किसने दिया है? एवरेट ली ने दिया है प्रवासन के संदर्भ में। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत और सबसे ज्यादा प्रश्न अगर आएंगे एग्जाम में, याद रखिएगा, वो इसी टॉपिक से आते हैं। अगर यहां से पेपर बना तो सबसे कठिन बनता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। यह कहलाता है रेवनस्टीन का प्रवासन का नियम। एग्जाम में कई बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इन्होंने पूरा एक सिद्धांत दिया है लॉ ऑफ माइग्रेशन। कब दिया? 1885 से 89 के बीच में। तो लॉ ऑफ माइग्रेशन क्या है, याद रखिएगा, इसे माइग्रेशन लॉ भी कहा जाता है। तो रेवनस्टीन ने प्रवासन के संदर्भ में या प्रवासन के अध्ययन का जनक माना जाता है। यानी देखा जाए तो यहां से एक और क्वेश्चन बन गया कि दुनिया में या विश्व में प्रवासन के अध्ययन का जनक किसे कहते हैं, तो आंसर क्या आएगा? रेवनस्टीन को कहते हैं। बन गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, लॉ ऑफ माइग्रेशन किसने दिया? रेवनस्टीन ने दिया। अब रेवनस्टीन ने माइग्रेशन लॉ में या लॉ ऑफ माइग्रेशन में क्या बताया? इन्होंने 4 बातों पे फोकस किया है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनेगा और यूजीसी नेट में पेपर टफ हो जाता है इसलिए। पहला, प्रवासन जो प्रवास होता है वो अधिकतर छोटे दूरी का होता है। ये 4 विचार प्रकट किए हैं प्रवासन के संदर्भ में रेवनस्टीन ने। जो अधिकतर प्रवास होते हैं वो छोटी दूरी के होते हैं। दूसरा, ग्रामीण से शहरी प्रवास मुख्य रूप से सबसे ज्यादा होते हैं, लोग गांव से शहरों की तरफ जाते हैं। बात अलग है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रवास गांव से गांव की तरफ होता है। तीसरा, पुरुष लंबी दूरी का और महिलाएं छोटी दूरी के प्रवास अधिक करती हैं। यानी पुरुष एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाएंगे, लेकिन महिलाएं ज्यादातर अपने ही राज्य में या अपने ही क्षेत्र तक सीमित होती हैं। और चौथा, आर्थिक कारण प्रवास का सबसे बड़ा आधार होता है। यानी इकोनॉमिक रीजन के कारण लोग अपने शहर को, अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं या कहीं ना कहीं आकर्षित होते हैं। यानी ये 4 विचार प्रकट किए हैं रेवनस्टीन ने लॉ ऑफ माइग्रेशन में। यहां से क्वेश्चन बन सकता है और प्रवासन के अध्ययन का जनक कहा जाता है रेवनस्टीन को। और 4 विचार प्रकट किए। पहला, कि अधिकतर प्रवास छोटे अवधि के होते हैं, मतलब छोटी दूरी के होते हैं। दूसरा, अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी तरफ होते हैं। तीसरा, पुरुषों की तुलना में महिलाएं जो होती हैं वो छोटा प्रवास करती हैं। प्रवास और जो अधिक दूरी के प्रवास होते हैं, पुरुष अधिक दूरी के प्रवास करते हैं। और चौथा, प्रवासन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारणों में से आर्थिक कारण सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। ठीक है, फिर आता है हैरिस टोराडो का मॉडल। हैरिस टोराडो का मॉडल क्या कहता है? 1970 में ये मॉडल आया था। ये मॉडल ग्रामीण शहरी प्रवास को समझाता है कि लोग गांव से शहरों की तरफ प्रवास क्यों करते हैं। तो हैरिस और टोडारो का जो मॉडल बताता है कि लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरों में केवल वास्तविक वेतन के आधार पर नहीं करते हैं कि पैसा ज्यादा मिलेगा इसलिए प्रवास नहीं करते हैं, बल्कि अपेक्षित आय और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए प्रवास करते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए गांव में किसी ने कहा, ठीक है, कि भाई तुम्हें दिहाड़ी 200 रुपए मिलेगी। हो सकता है कि वो वहां पे मनरेगा में 180 रुपए मिल रही है दिहाड़ी उसको, और उसको व्यक्ति ये कह रहा है कि उसका दोस्त ये कह रहा है गांव वाले अपने दोस्त से कि तुम मनरेगा में 180 रुपए कमाते हो, गांव में शहर में तुम्हें 200 रुपए मिलेंगे। लेकिन वहां पर अगर 6 महीने काम कर लिया तो वो दिहाड़ी 300 रुपए 400 रुपए पहुंच जाएगी तुम्हारी। यानी उस व्यक्ति ने केवल, याद रखिएगा, वास्तविक वेतन के आधार पर प्रवास नहीं किया कि 180 की जगह वहां 200 रुपए मिलेंगे, बल्कि उसने भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए प्रवास किया कि क्या होगा, अपेक्षित आय बढ़ सकती है। यानी यहाँ मनरेगा की मजदूरी तो मुझे 2 साल बाद भी 180 ही मिलेगी, लेकिन अगर मैं शहर चला गया तो शहर में 6 महीने बाद हो सकता है मेरी मजदूरी दर, मेरी दिहाड़ी 300 रुपए हो जाए, 400 रुपए हो जाए। तो भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए ज्यादा प्रवास होता है, ना कि वास्तविक आय को देखते हुए कि अभी कितना मिलेगा। इसको सोचकर लोग प्रवास नहीं करते हैं, भविष्य कितना बेहतर होगा इसको सोचकर ज्यादा प्रवास करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ। ये हैरिस टोडारो का मॉडल यही समझाने का प्रयास करता है। ठीक है,
इसके अलावा फिर आता है जेलेंस्की। जेलेंस्की वाले जेलेंस्की नहीं है, यूक्रेन वाले, ये अलग हैं। तो जेलेंस्की ने 1971 में गतिशील संक्रमण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये प्रवासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये सिद्धांत बताता है कि समाज का जैसे जैसे विकास होता जाता है, प्रवासन की दर बढ़ती जाएगी। यानी जैसे जैसे समाज डेवलप होता जाएगा, जैसे समाज का उद्विकास होता जाएगा, वैसे वैसे प्रवासन बढ़ता जाएगा। तो प्रवासन में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो डेवलपमेंट से जुड़ा है, वो रेवोल्यूशन से जुड़ा है, उद्विकास से जुड़ा है। इन्होंने कहा कि प्रारंभिक चरण क्या होता है, शुरुआत में प्रवास कम होता है, क्योंकि कबीले के रूप में लोग रहते हैं, छोटे समुदाय के रूप में रहते हैं। फिर औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण ने ग्रामीण से शहरों की तरफ प्रवास किया, क्योंकि शहरों की तरफ बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हुआ था, बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हुई। तीसरा चरण क्या हुआ, विकसित चरण कहलाता है। यहाँ पर लोग अब केवल अपने गांव से छोड़कर शहरों में नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपने देश से निकलकर दूसरे देशों में तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। यानी बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय और एक शहर से दूसरे शहर की ओर लोगों का गमन शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस ऐसे ही होती है, यानी जैसे जैसे आपके पास संपन्नता आती जाएगी, जैसे जैसे आपकी समाज विकसित होता जाएगा, वैसे वैसे प्रवासन की दर और प्रवासन का स्वरूप बदलता जाएगा। यही मॉडल समझाया है जेलेंस्की ने। इसे ही कहते हैं गतिशील संक्रमण का सिद्धांत। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो था प्रवासन के मुद्दे से। तो प्रवास क्या होता है, प्रवास के प्रकार क्या होते हैं, प्रवास को लेकर सिद्धांत कौन कौन से प्रस्तुत किए गए हैं, कौन कौन से डेटा हमें जानकारी होनी चाहिए प्रवास के मुद्दे को लेकर, पुल फैक्टर क्या होता है, पुश फैक्टर क्या होता है। हर एक प्रकार से क्वेश्चन अगर बन जाए आ जाए एग्जाम में, तो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, तो लेक्चर भले ही वो 1 घंटे का लगभग हुआ होगा, 50 से 55 मिनट का लेक्चर होगा। तो आप अगर आप किताबों से पढ़ते हैं तो बड़ा बेसिक पढ़ के चले जाते हैं कि प्रवासन क्या है, और यूथ कंपटीशन की किताब आती है, जो भी रामायण किताबें चलती है मार्केट में। लेकिन जब तक आप अलग अलग डायमेंशन में चीजों को नहीं पढ़ेंगे, यानी प्रवास को पढ़ने के दौरान इसके कारण को भी पढ़िए, पुल फैक्टर पुश फैक्टर क्या होता है ये भी पढ़िए, इसके सिद्धांत क्या है ये भी पढ़िए, जीएमएन क्या होता है, ग्लोबल माइग्रेशन नेटवर्क क्या होता है, ये कब स्थापित हुआ, इसके बारे में भी पढ़ के रखिए। जब तक आप अलग डायमेंशन से चीजों को समझेंगे, तब जाके आपकी कमांड आती है किसी एक टॉपिक के ऊपर। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जो हमने पढ़ा प्रवासन के संदर्भ में। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। अगला लेक्चर आधे घंटे के अंतराल पर शुरू होगा, और आधे घंटे के अंतराल पर जो हमारा लेक्चर होगा वो है औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में, कि औद्योगिकरण क्या था और औद्योगिकरण ने समाज में किस प्रकार से परिवर्तन पैदा किया है। इस मुद्दे पर हमारा लेक्चर होगा आधा घंटे के अंतराल के पश्चात, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ठीक है, कोई समस्या इसमें? तो ये टॉपिक है, आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन कल से याद रखिए, कल 15 तारीख है, कल से रात को 8:30 बजे से एक नया बैच शुरू हो रहा है, झारखंड का एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेट का, जो आपका एग्जाम होता है। इसको कि इस एग्जाम को पास करके ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके वैलिड हो पाते हैं। या तो आपने नेट क्लियर किया हो, या फिर आपने जेट का एग्जाम क्लियर किया हो। जेट का एग्जाम आने का, नोटिफिकेशन आने का, क्योंकि कल से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, परसों से 16 तारीख से। 7 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने की जेट की, याद रखिएगा। इसका मतलब यह है कि झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि किसी भी स्टेट में सबसे पहले सेट होता है, उसके बाद ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है। तो झारखंड में जेट का एग्जाम होना है, इसका मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि जेट और यूजीसी नेट का सिलेबस सेम होता है हर स्टेट में। याद रखिएगा, जो सेट नेट या यू सेट कहते हैं उत्तराखंड में, जो भी एग्जाम होते हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उन सबका सिलेबस सेम होता है पूरे स्टेट में। यानी यूजीसी नेट का जो 10 इकाइयां हैं, टॉपिक हैं, वो 10 इकाई ही आपके इसमें पूछी जाएंगी। यानी आपको अलग से झारखंड का कोई सिलेबस नहीं होता है सेट का। सोशियोलॉजी का सिलेबस पूरे भारत में एक होगा, चाहे यूजीसी नेट का हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर होने वाले सेट का हो। तो अगर आपका नेट क्लियर है तो जरूरत ही नहीं है। अगर आपने नेट की तैयारी की है तो साथ पे सेट का फॉर्म भी, इसका फॉर्म भी भर दीजिएगा। इससे आपको फायदा ये होगा कि सिलेबस तो एक ही है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अलग से कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 15 कल से हमारा बैच शुरू होगा, कल रात को 8:30 बजे से, और पहले लेक्चर से हम इसकी क्लास शुरू करेंगे। जिनको भी ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आधा घंटे के अंतराल पर मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।